Hello everyone, this is Shweta Singh and I welcome all of you to this session on Textbook Super Coaching. CAPF का नोटिफिकेशन आ चुका है और आपकी सिंसियरिटी अब और बढ़ गई होगी अपने एग्जाम के लिए। अब आप बेहतर तरीके से और ज़्यादा फोकस्ड वे में अपने CAPF 2023 की प्रिपरेशन में लग गए होंगे और इसी प्रिपरेशन के लिए मैं आपके लिए आज एक सेशन जो लेकर आई हूँ वो है रिगार्डिंग CAPF साइंस ट्रिकी PYQs, यानी कि यहाँ पर हम CAPF में पूछे गए वो साइंस के क्वेश्चंस देख रहे हैं जो कि ट्रिकी थे, जहाँ पर लोगों ने गलतियाँ की थी। तो यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इन सभी में से सवाल देखेंगे और जो क्वेश्चंस यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो 2018 से लेकर 2022 तक मैंने कवर किए हैं। चलिए तो शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं नेवर अगेन सेल इज गोइंग ऑन और 30 अप्रैल आखिरी डेट है टू गेट इट और रिग्रेट इट। सो CDS CAPF FCAT सब्सक्रिप्शन आपको केवल 5199 मिल रहा है और वो भी 9 मंथ्स के लिए बाय यूजिंग द कोड जोश। आप जोश कोड का इस्तेमाल करके केवल 5199 में पा सकते हैं 9 महीने के लिए CDS CAPF FCAT सब्सक्रिप्शन। और 9 मंथ्स का मतलब ये है कि आपके इनमें तीनों एग्जाम्स कवर हो जाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं हम ये सेशन, जहां पर हम देख रहे हैं CAPF में पूछे गए कुछ साइंस के ट्रिकी क्वेश्चंस। ये रहा पहला सवाल आपके लिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंसुलिन हार्मोन इज करेक्ट। इंसुलिन हार्मोन के लिए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिया हुआ है? इंसुलिन इज अ प्रोटीन जो कि ह्यूमन बॉडी में नहीं बनता है, या इंसुलिन इज अ स्टेरॉइड हार्मोन जो कि ह्यूमन बॉडी में बनता है, या फिर इंसुलिन एक कोलेस्ट्रॉल ड्रिवन हार्मोन है जो कि ह्यूमन को दिया जाता है, या फिर इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है जो कि ह्यूमन बॉडी में प्रोड्यूस होता है। सो द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये एक प्रोटीन हार्मोन है जो कि ह्यूमन बॉडी में ही बनता है। सो डेफिनेटली वी नो दिस कि ये कहाँ पर बनता है, पैंक्रियाज में बनता है इंसुलिन। बट बहुत लोगों को इसका आइडिया नहीं होगा कि इसका नेचर क्या है, कि ये प्रोटीन नेचर में है या अमाइनो एसिड है नेचर में, या फिर ये कोई स्टेरॉइड है नेचर में। सो द राइट आंसर इट इज अ प्रोटीन हार्मोन। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। यहां पर पूछ रहा है आपसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इज करेक्ट। तो इट इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ जिंक आयन, या कैल्शियम आयन ऑफ ब्लड, या फिर रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड पंपिंग कैल्शियम बैक इन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ Na प्लस एंड पोटेशियम आयन। ठीक है, तो बेसिक थोड़ा सा डिटेल में चला गया ये क्वेश्चन कि यहाँ पर मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के दौरान क्या चीज होती है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो जब मसल कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करता है, पहली चीज तो हमें ये ध्यान रखनी है कि उसमें कैल्शियम आयन्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, कैल्शियम आयन्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि कहाँ पे स्टोर होते हैं, इनका स्टोर हाउस है सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो आंसर आपका होगा कि इट इन्वॉल्व्स द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड पंपिंग कैल्शियम आयन्स बैक इन सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो बेसिकली होता क्या है कि जब न्यूरोट्रांसमीटर अपना सिग्नल सेंड करता है मसल्स तक, तो कैल्शियम आयन्स जो कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एक्चुअली द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द मसल्स। ठीक है, मसल फाइबर्स जो होते हैं, या मैं कहूँ मसल सेल्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो दैट इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन। तो जब न्यूरोट्रांसमीटर सिग्नल सेंड करते हैं, ये कैल्शियम आयन्स रिलीज होते हैं और कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट करते हैं। जब ये सिग्नल न्यूरॉन से एंड हो जाते हैं, तो फिर ये कैल्शियम आयन्स वापस कहाँ पर चले जाते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में। तो थोड़ा डिफिकल्ट सवाल था। क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। बैक्टीरिया और वायरस के बारे में 4 स्टेटमेंट दिया है, पूछा है कौन सा सही है। पहला कह रहा है बैक्टीरिया में साइटोप्लाज्म होता है, वायरस में नहीं होता है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया होता है लेकिन वायरसेस में नहीं होता, या फिर वायरसेस में माइटोकॉन्ड्रिया होता है और बैक्टीरिया में नहीं होता, या फिर वायरसेस में सेल मेम्ब्रेन है और बैक्टीरिया में नहीं होता। तो
पहली चीज हमें ध्यान रखनी है कि बैक्टीरिया इज अ मोनेरान, राइट, यानी कि ये प्रोकैरियोट है, तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं होगा, लेकिन सेल मेम्ब्रेन तो सभी सेल में होता है, राइट। वायरस है जो कि एक न्यूक्लियो प्रोटीन है, जो केवल न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन कोट से बना हुआ है, तो बैक्टीरिया में साइटोप्लाज्म होगा लेकिन वायरसेस में नहीं होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर, राइट। तो वायरस में याद रखिएगा, वायरस इज ओनली मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, यानी कि उसका जो जेनेटिक मटेरियल है और उसके अराउंड किससे सराउंडेड है, वो प्रोटीन कोट से, जिसको हम कैप्सिड कहते हैं। जबकि बैक्टीरिया में आपको सेल मेम्ब्रेन मिलेगा, सेल वॉल मिलेगा, साइटोप्लाज्म मिलेगा, डीएनए मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा इसमें न्यूक्लियस, आपको नहीं मिलेंगे इसमें सेल ऑर्गेनेल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया। अगले सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है कि आप वो फाइलम बताइए जिसमें आप वो एनिमल प्लेस करेंगे, जिसके अंदर रखेंगे वो एनिमल जिसमें बाइलेटरल सिमेट्री हो, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो और उसमें सिलोम ना हो, राइट। तो ये एनिमल किंगडम से पूछा गया सवाल है, तो जो कि हम अक्सर छोड़ देते हैं ये टॉपिक, बट आप देखेंगे कि सीएपीएफ में इस टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं, तो ये याद रखना एक बड़ा टास्क हो जाता है। तो इसका आंसर होगा प्लैटीहेलमिंथस, जिनको हम कहते हैं फ्लैट वॉर्म। इसके अंदर आपके ऑर्गेनिजम्स जो आते हैं, जो एनिमल्स आते हैं, दे इंक्लूड प्लेनेरिया, टेप वॉर्म, लीवर फ्लूक, ये सब प्लैटीहेलमिंथस में आते हैं। तो इनमें बाइलेटरल सिमेट्री देखी जाती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक भी है, यानी कि 3 जर्मिनल लेयर्स, एंडोप्लाज्मिक, एंडोडर्म, मीजोडर्म एंड एक्टोडर्म, और सिलोम नहीं प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए, which one of the following organisms belong to किंगडम मोनेरा, इनमें से मोनेरा किंगडम को कौन से आते हैं। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से काफी सवाल पूछे गए और यही हमारे लिए एक ट्रिकी क्वेश्चन हो जाते हैं बायो से। डायटम, यूग्लिना, एनाबिना या फिर यूलोथ्रेक्स, इनमें से किंगडम मोनेरा को कौन से बिलोंग करते हैं। तो पहले मैं आपको यहाँ पर आंसर बता दूं, द राइट आंसर हियर इज एनाबिना। एनाबिना इज एक्चुअली ब्लू ग्रीन एल्गे, या मैं कहूँ ये साइनोबैक्टीरिया है। तो ये किसको बिलोंग करता है, मोनेरा को, ठीक है, यानी प्रोकैरियोट। जबकि डायटम और यूग्लिना जो होते हैं ये प्रोटिस्टा में आते हैं, जिनमें हम कहते हैं सिंगल सेल्ड एनिमल। और यूलोथ्रिक्स जो है ये एल्गी है, जो कि प्लांटे में आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, जो आपके लिए ट्रिकी था। Which one of the following organisms does not possess notochord at any stage of its life cycle? Is it Holothuria, Herdmania, Exocetus या फिर Salamander? पहली चीज, एनिमल किंगडम से क्वेश्चन पूछा गया, वैसे ही हम डर जाते हैं, और दूसरा यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिए गए तो और ज्यादा हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैं आपको बताती हूँ यहाँ का इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा Holothuria. Holothuria is the animal which belongs to Echinodermata, ठीक है, जिसमें आपके स्टारफिश आते हैं, तो Echinodermata को बिलोंग करता है, तो इसमें नोटोकॉर्ड नहीं देखा जाता। हर्डमानिया, एक्सोसिटस, सैलामेंडर ये कॉर्डेट्स हैं, जिनमें कि एक ये कैरेक्टरिस्टिक होता है कि किसी ना किसी स्टेज में इनमें नोटोकॉर्ड जरूर प्रेजेंट होगा। तो नोटोकॉर्ड इज रॉड लाइक स्ट्रक्चर, जो कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान प्रेजेंट होता है डोर्सल साइड। हमारे अंदर यही नोटोकॉर्ड एडल्ट्स में रिप्लेस हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम से। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर। तो पहला चीज ये क्लास 12th लेवल का क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्लास 12th में दिया हुआ है कि आइसोट्रॉपिक और एनाइसोट्रॉपिक क्या होता है। तो ये डिफिकल्ट इसलिए है कि पहले तो भाई हमें एनाइसोट्रॉपिक मतलब पता हो, और फिर पहले तो मैं एनाइसोट्रॉपिक बता देती हूँ। एनाइसोट्रॉपिक वो प्रॉपर्टीज, सॉलिड की वो प्रॉपर्टीज जिसकी वैल्यू अलग अलग डायरेक्शन में डिफरेंट आती है, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज जिनकी अलग अलग वैल्यूज मिलती हैं हमें अलग अलग डायरेक्शन में। तो ऐसे सॉलिड को हम एन आइसोट्रॉपिक कहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, वो सॉलिड जिनमें डिफरेंट डायरेक्शन में आपको सेम फिजिकल प्रॉपर्टी की डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी।
जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक डायरेक्शन में कुछ और वैल्यू, दूसरे डायरेक्शन में कुछ और वैल्यू। तो एनआइसोट्रॉपिक होते हैं क्रिस्टल्स, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। तो अब दूसरा टास्क हो जाता है कि इनमें से क्रिस्टलाइन कौन सा है, तो क्रिस्टलाइन यहाँ पर हमारा है क्वार्ट्ज। बाकी ग्लास, रबर, प्लास्टिक ये एमॉर्फस हैं जो आइसोट्रोपिक होते हैं, यानी कि इनमें हर डायरेक्शन में एक ही वैल्यू मिलेगी एक फिजिकल प्रॉपर्टी की। सो क्वार्ट्ज इज एक्चुअली क्रिस्टलाइन सॉलिड जो कि एनाइसोट्रोपिक होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में क्या स्टेटमेंट करेक्ट है? फिर ये क्लास 12th लेवल पर पहुंच गया। क्लास 12th लेवल की एनसीईआरटी से पूछा गया सवाल है। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, आप भी चेक करते जाइएगा कि कितने आंसर्स आप अपने आप कर पा रहे हैं। सिंपल एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, जी बिल्कुल सही है। हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि जितना मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा यानी कि कार्बन की चेन बढ़ती जाएगी, नॉन पोलर पार्ट, हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ता जाएगा और वाटर में सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। Acidity of carboxylic acid depends on the number of carbon atoms present in the hydrocarbon, जी नहीं, एसिडिटी कार्बन पर नहीं डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी और कौन से उनमें सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 and 2 रिगार्डिंग द कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, सो क्लास 12th लेवल का क्वेश्चन था, इसीलिए मैं कहूँगी कि सबके बस की बात नहीं थी, बिकॉज जिन्होंने क्लास 10th तक ही साइंस पढ़ी है तो उनके लिए दिक्कत हुई होगी। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। फिर से क्लास 11th की एनसीईआरटी से पूछा गया सवाल है और ये क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। हम थॉमसन मॉडल ऑफ एटम पढ़ते हैं, हम रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम पढ़ते हैं, हम बोहर्स मॉडल ऑफ एटम पढ़ते हैं, हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल नहीं पढ़ते हैं जो कि क्लास 11th में दिया होता है। वहां से सीएपीएफ का ये सवाल पूछा गया। The number of angular and radial nodes for 4D orbital is respectively 2 and 1, 1 and 2, 3 and 1 या 4 and 0। तो पहले मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि एंगुलर और रेडियल नोड होते क्या हैं। डी सबशेल, ठीक है, आंसर हियर इज डेफिनेटली 2 and 1। एंगुलर नोड्स 2 होते हैं और जो रेडियल नोड है 1 है 4D में। तो पहली चीज, ये एंगुलर नोड क्या होते हैं, ठीक है, एंगुलर नोड बोलिए या प्लेनर नोड बोलिए। तो जो डी ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर होता है, बेसिकली इस ऑर्बिटल का जो शेप होता है ये डबल डम्बल होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि कैसा शेप है। अब यहाँ पर आपको दिखता क्या है कि ये एक प्लेन है और एक ये प्लेन है, जहां पर इस प्लेन में आपको कोई प्रोबेबिलिटी नजर नहीं आती है इलेक्ट्रॉन पाए जाने की। जो इनका शेप बनाया है वहीं पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो दूसरे एंगल से आप यहाँ पर देखिए, एक तो ये प्लेन हो गया हमारा और दूसरा ये प्लेन जो पास हो रहा है। ये दो प्लेन्स ऐसे हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 है और उसको हम कहते हैं नोड्स। और जो ये प्लेन जो बना है उसको हम कहते हैं प्लेनर नोड या एंगुलर नोड, ठीक है। तो कितने आपको डी ऑर्बिटल में नजर आ रहे हैं? डी सबशेल में 2, ठीक है। तो एंगुलर नोड 4D में कितने हो गए? 2। अच्छा, इसका फॉर्मूला भी, एंगुलर नोड कैसे निकालते हैं? इक्वल टू L, राइट। तो अब ये थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है क्योंकि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल सबने नहीं पढ़ी होती है। तो L बेसिकली टेल्स यू कि कौन सा सबशेल है। जैसे सबशेल कौन से होते हैं? S और सबशेल, P सबशेल, D सबशेल, F सबशेल, ठीक है। तो इनके लिए जैसे हम कहते हैं ना कि N इज इक्वल टू 1, 2, 3 होता है, तो हमारा शेल कौन सा होता है? K शेल, L शेल, M शेल। वैसे ही अगर सबशेल हमारा, ठीक है, अगर सबशेल हमारा SPDF है तो इसमें L की वैल्यू हो जाती है 0, 1, 2, 3। तो यहाँ पर D की वैल्यू क्या हो गई? 2। तो L क्या हमारा यहाँ पे? 2। तो जो भी L है वही आपका नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स भी होंगे, ठीक है। अब ये सबशेल आपको क्या बताते हैं? ये शेप बताते हैं आपके ऑर्बिटल का। तो डी सबशेल का शेप कैसा होता है? डबल डम्बल। तो जो यहाँ पर L की वैल्यू होगी सबशेल के लिए, उतने ही नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स।
अब बारी आती है रेडियल नोड्स की, मतलब आपके न्यूक्लियस से जब आप दूर जाते हैं तो कितने नोड्स आते हैं, कितने ऐसे स्फेरिकल नोड्स आते हैं, या मैं कहूँ आपके रेडियल नोड्स आते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 है। तो ये देखिए ये 3D है, ठीक है 3D, और ये है 4D, राइट, ये है 4D। तो 4D जब बन रहा है, आप न्यूक्लियस से जब आप दूर जा रहे हैं, इधर न्यूक्लियस है, जब आप न्यूक्लियस से यहां से दूर जा रहे हैं तो आपको क्या दिख रहा है कि यहां पर आपका रेडियल नोड बन रहा है ना, यहां पर आपका रेडियल नोड बन रहा है जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की टेंडेंसी 0 है, ठीक है। तो रेडियल नोड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n-l-1, ठीक है, n-l-1। तो मैं इसको लिख दे रही हूँ आपके लिए आसान हो जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ जैसे n-l-1। अब n की वैल्यू क्या है 4, राइट, n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4, माइनस l की वैल्यू क्या है 2, -1, आंसर क्या आ जाएगा 1। तो रेडियल नोड कितने हो गए यहाँ पर 1। सो इस तरीके से हम आंसर निकालते हैं। मुझे पता है ये मुश्किल है थोड़ा, बट मैं आपको एक और अच्छी चीज बता दूं, रिसेंटली ऐसे क्वेश्चंस नहीं आए हैं, ठीक है, रिसेंटली ऐसे क्वेश्चंस नहीं आए हैं, क्लास 9th और 10th से ही क्वेश्चंस पूछे गए एनसीईआरटी से। ओके, एक और सवाल यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जेमस्टोन्स कंटेन्स बेरिलियम मेटल, इनमें से बेरिलियम मेटल किसमें होता है, टोपाज, एमराल्ड, रूबी या फिर ब्लू सफायर। ये भी क्लास 12 से रिलेटेड सवाल है और मुझे लगता है बहुत लोग इसको मिस कर देते हैं, एंड डेफिनेटली मैं कहूँगी डिफिकल्ट क्वेश्चन था। द राइट आंसर हियर इज एमराल्ड। एमराल्ड में बेरिलियम मेटल प्रेजेंट होता है, राइट। तो इसका केमिकल फॉर्मूला आपके सामने है, इसके अंदर कौन सा मेटल प्रेजेंट है, बेसिकली कौन सा एलिमेंट, बेरिलियम। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं, आपसे यहाँ पर पूछा गया, यहाँ पर कौन सा एसिड है जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप नहीं है, कार्बोक्सिल ग्रुप एब्सेंट है। तो राइट आंसर हियर इज ऑप्शन डी, एस्कॉर्बिक एसिड, जिसमें कि आपका कार्बोक्सिल ग्रुप नहीं होता, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है। तो इसमें आपको हाइड्रोक्सी ग्रुप दिख जा रहे हैं, आपको ईस्टर ग्रुप दिख जा रहा है, लेकिन कार्बोक्सिल ग्रुप इज मिसिंग। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर वाटर सॉफ्टनिंग। हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, सोडियम फॉस्फेट, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट या फिर सोडियम बाइफॉस्फेट। तो अगर यहाँ पर नाम दिया होता तो शायद हम बेटर गेस कर पाते, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला गिवन था, इसीलिए ये सवाल मुश्किल था। Na6P6O18, दिस इज सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, जिसको हम कहते हैं कमर्शियली किस नाम से जानते हैं, कैल्गिन। तो ये वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं, फिर से मेटल्स के ऊपर क्वेश्चन, एंड डेफिनेटली स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, डिफिकल्ट था। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, नॉट ट्रू। पहला बोल रहा है कि स्ट्रोंशियम सॉल्ट्स बर्न विद अ रेड फ्लेम। दूसरा, बेरियम मेटल का मेडिसिन में इस्तेमाल किया जाता है टू एग्जामिन एलिमेंट्री कैनाल ऑफ अ पेशेंट बाय एक्सरे। या फिर ग्रीन प्लांट्स नीड मैग्नीशियम टू मेक क्लोरोफिल दैट ट्रैप्स द एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इन फोटोसिंथेसिस, जो कि ये आसान स्टेटमेंट था पता लगाने के लिए। और चौथा स्टेटमेंट है कि रेड कलर जो होता है जेमस्टोन रूबी का, दैट इज ड्यू टू एलिमेंट बेरिलियम प्रेजेंट इन इट। तो द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन डी, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। आपको बताया बेरिलियम एमेराल्ड में प्रेजेंट होता है, जो रूबी का रेड कलर होता है दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम आयंस। तो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, नो डाउट दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं, एक और मुश्किल सवाल आपके लिए पूछा गया था सीएपीएफ में। Which one of the following ingredients does not constitute paint? मतलब इनमें से पेंट में कौन सी चीज नहीं प्रेजेंट होती है, टर्पेंटाइन ऑयल एज थिनर, पॉलीहाइड्रोक्सीफिनोल्स एज एंटी स्किनिंग एजेंट, थायोयूरिया एज एक्सेलरेटर या फिर टाइटेनियम डाइऑक्साइड एज पिगमेंट।
तो थिनर का इस्तेमाल किया जाता है, टर्पेंटाइन ऑयल को हम थिनर की तरह यूज करते हैं टू डाइल्यूट द कॉन्सेंट्रेटेड पेंट। और एंटी स्किनिंग एजेंट जो कि स्केलिंग और जेलिंग को प्रिवेंट करता है पेंट में, तो हम उसमें पॉलीहाइड्रोक्सीफिनोल्स का इस्तेमाल करते हैं। एंड पिगमेंट जो आपके पेंट को कलर दे रहा है, और यूवी लाइट जो पड़ती है, यूवी रेज जो वॉल पर पड़ती है उसको रिफ्लेक्ट करता है। एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड इज यूज्ड एज अ पिगमेंट जो कि व्हाइट कलर देता है। Thiourea is the one which is not the constituent of the paint. Thiourea का इस्तेमाल पेंट में नहीं होता है। That is the right answer, but definitely difficult question. क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, एक और बेहद मुश्किल सवाल। Which one of the following is not a heterocyclic aromatic compound? Not a heterocyclic aromatic compound, क्लास 11th बेस्ड क्वेश्चन है ये। एरोमेटिक मतलब जैसे कि बेंजीन रिंग, ठीक है, और हेटेरोसाइक्लिक यानी कि साइक्लिक स्ट्रक्चर जो हो, जो रिंग बन रही है उसमें कार्बन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट ना प्रेजेंट हो रिंग में, ठीक है, उसके बाहर हो सकता है लेकिन रिंग फॉर्म करते हुए केवल कार्बन प्रेजेंट हो, तो वो होते हैं होमोसाइक्लिक, वो होते हैं होमोसाइक्लिक। हेटेरोसाइक्लिक में आ जाता है कोई डिफरेंट एलिमेंट जब प्रेजेंट होता है, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट जब प्रेजेंट होता है, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सल्फर हो गया, ठीक, तो दूसरा कोई एलिमेंट अगर प्रेजेंट होता है तो वो हेटेरोसाइक्लिक होता है। होमोसाइक्लिक जिसमें केवल कार्बन कार्बन। तो आपसे पूछा है कौन सा हेटेरोसाइक्लिक नहीं है, राइट, कौन सा हेटेरोसाइक्लिक नहीं है एरोमेटिक कंपाउंड, तो यानी कि होमोसाइक्लिक जो। द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन ए, ट्रोपोलोन। आई नो दिस इज डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो ट्रोपोलोन का अगर मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊं तो ये सब कार्बन कार्बन है, ये सब कार्बन कार्बन है जो आपके साइक्लिक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, राइट, तो ये होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है। फ्यूरन में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, थायोफीन में सल्फर प्रेजेंट होता है, पिरिडीन में नाइट्रोजन होता है रिंग में, तो डेफिनेटली ये हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। यहां पर पूछा गया, ये रिसेंटली पूछा गया सवाल है कि कैल्शियम मेटल जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो ये जो रिएक्शन होती है कुछ देर बाद रुक जाती है, व्हाई, क्या कारण है? द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट फिजिबल एट रूम टेम्परेचर, या फिर ये इनसॉल्युबल कंपाउंड बनाता है कैल्शियम सल्फेट इन वाटर, जो कि आपके कैल्शियम मेटल को कवर करके उसको फर्दर रिएक्ट होने से रोकता है, या फिर जो कैल्शियम सल्फेट बनता है उसको 2 वाटर मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ती है जिप्सम बनाने के लिए, इसी कारण फिर कैल्शियम मेटल आगे रिएक्ट नहीं कर पाता, या फिर जो कैल्शियम सल्फेट बनता है दैट इज अनस्टेबल। तो यहाँ पर जो करेक्ट रीजन था वो था ऑप्शन बी, कि कैल्शियम सल्फेट रिएक्शन पर बनता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो कि वाटर में इनसॉल्युबल है, तो ये क्या करता है, कैल्शियम मेटल के ऊपर कोटिंग कर देता है, उसी को सराउंड कर लेता है और फिर कैल्शियम को फर्दर रिएक्ट होने से रोकता है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं, फिजिक्स से क्वेश्चन। इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज वेरी स्मॉल, then its time period of oscillation depends on the length of the pendulum, acceleration due to gravity, mass of the bob of the pendulum, या फिर does not depend upon the amplitude of the pendulum। तो कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं रिगार्डिंग द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन की, ये किस किस पर डिपेंड करता है, राइट, तो अगर टाइम पीरियड का आपको फॉर्मूला याद हो तो क्या होता है, T इज इक्वल टू 2π√L/G। तो टाइम पीरियड आपका लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है, और ये मास पर डिपेंड नहीं कर रहा, और यहाँ पर फोर्थ स्टेटमेंट लिखा है डज नॉट डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड। यस, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड। तो ऑप्शन 1, 2 सही है और 4 सही है, तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 2 एंड 4। ओके, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, पर्सन वॉक्स, ठीक है, हम मैन लिख देते हैं। मैन वॉक्स 10 मीटर्स इन फ्रंट, देन 10 मीटर्स टू द राइट, उसके बाद देन एवरी टाइम टर्निंग टू हिज लेफ्ट, और उसके बाद हर बारी अपने लेफ्ट मुड़ेगा।
ही वॉक्स 5, 15 मीटर्स रिस्पेक्टिवली। तो पहले 10 मीटर आगे गया, फिर 10 मीटर राइट मुड़ा, उसके बाद फिर 5 मीटर लेफ्ट, फिर 15 मीटर लेफ्ट, फिर 15 मीटर्स लेफ्ट। तो आपको बताना है स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना दूर गया, हाउ फार इज ही नाउ फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, राइट। इज इट 55 मीटर्स, 23 मीटर्स, 5 मीटर्स, या इनमें से कोई भी नहीं। तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। तो यहाँ पर अगर हम देखें, आंसर इज सी हियर। कैसे? तो अगर आप देखें तो द पर्सन स्टार्टेड इन फ्रंट, तो यानी कि यहाँ से स्टार्ट किया तो 10 मीटर आगे गया, उसके बाद राइट मुड़ता है 10 मीटर, उसके बाद राइट के अपने लेफ्ट जा रहा है, तो लेफ्ट कितना गया 5 मीटर, राइट। इसके बाद फिर 15 मीटर लेफ्ट मुड़ता है, उसके बाद फिर इसके 15 मीटर लेफ्ट मुड़ता है, एंड फाइनली यहाँ पर पहुंचेगा। तो आप देख सकते हैं कि इनके दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, 5 मीटर। द राइट आंसर हियर इज 5 मीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, ओके दिस वन इज 15 मीटर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज नॉट करेक्ट। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है? पहला कहता है फोर्स नेवर अकर सिंगली इन नेचर। दूसरा, व्हेन अर्थ पुल्स अ स्टोन डाउनवर्ड्स ड्यू टू ग्रेविटी, द स्टोन एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द अर्थ। there is cause effect relation implied in the third law, या फिर there is no cause effect relation implied in the third law। तो difficult था ये question, confusing थे statement। you know third law में there is always equal and opposite reaction, the force exerts equal and opposite reaction। ठीक है, तो दो ऑब्जेक्ट हमेशा पेयर्ड होते हैं, ये फोर्सेस पेयर्ड में रखते हैं, तो ये डेफिनेटली करेक्ट हो गया कि सिंगली तो नहीं होगा, कि अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है तो दूसरा ऑब्जेक्ट पहले वाले ऑब्जेक्ट पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो ये सही हो गया, पेयर्ड होने चाहिए। एंड यस, जो स्टोन है वो भी अर्थ पे फोर्स एक्सर्ट करता है, लेकिन मास बहुत कम है अर्थ के सामने, इसलिए नेग्लिजिबल है। Then comes there is cause effect relationship implied in the third law। जी नहीं, that is wrong। यहाँ पर कोई cause effect relation नहीं है, इसमें simply force लग रहा है और आपको यहाँ पर effect नजर आ रहा है, यानी कि यहाँ पर motion जो नजर आ रहा है, जो भी acceleration हो रहा है, that is due to the force exerted by the other body। तो जब A बॉडी B पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है और B बॉडी A पे एक्सर्ट कर रहा है, दोनों में आपको चेंज नजर आ रहा है, एक्सेलरेशन नजर आ रहा है, राइट। दोनों सेम टाइम पर हो रहे हैं, दोनों जो यहाँ पर फोर्स लग रहे हैं सेम टाइम पर हो रहे हैं, इसीलिए हमें ऐसा फील हो रहा है कि कॉज इफेक्ट रिलेशन है, बट इट इज नॉट अ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। तो यहाँ पर जो गलत स्टेटमेंट है दैट इज ऑप्शन सी। और आखिरी सवाल मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ आपको सीएपीएफ के ट्रिकी क्वेश्चन में से, ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मॉड्यूलस, shear strain, volume effect, या फिर surface tension। What do you say? The right answer here is option D, due to surface tension, जिसमें कोई भी लिक्विड अपना मिनिमम सरफेस एरिया बना के रखना चाहती है, दैट इज सरफेस टेंशन। तो ये थे हमारे कुछ ट्रिकी क्वेश्चन साइंस के जो सीएपीएफ में आए। तो जब अपनी तैयारी करिएगा तो इन सवालों पर भी ध्यान रखिएगा। बट मैं कहूँ कि जो अब रीसेंट जो पेपर्स बन रहे हैं 2022 का अगर देखेंगे तो सिंपल 9th and 10th लेवल के क्वेश्चन थे। ठीक है, 11th 12th पर अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। Shweta ma'am _TB, this is my Telegram channel and Josh is the code of our team। एंड जाते जाते मैं फिर से आपको याद दिला दूं, नेवर अगेन सेल इज गोइंग ऑन, जो कि 30 अप्रैल तक है। गेट इट और रिग्रेट इट, सो बेटर गेट इट, क्योंकि आपको सीडीएस एफकैट सीएपीएफ का सब्सक्रिप्शन केवल 5,199 रुपये में, वो भी 9 महीने के लिए मिल रहा है, राइट, फॉर 9 months बाय यूजिंग द कोड जोश। That's it for this session. Do not forget to subscribe this channel, and here is the message of the day. The only limit to the height of your achievements is the reach of your dreams and your willingness to work for them. Thank you everyone. Take care. Jai Hind.